Hello everyone. So here we are starting with the second lecture of Newton's law of motion, जिसको हम NLM भी बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, NLOM भी बोलते हैं. अरे बहुत सारे नाम है इसके और चैप्टर भी बहुत सारे अंदर. सो हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में. हमने पहले हिस्ट्री डिस्कस किया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पिक्चर में क्यों आया, हम क्यों पढ़ते हैं, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड विद द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. नेचर में बहुत सारे फोर्सेस हैं बट हमने उनको कैटेगराइज कर लिया था. पहला कैटेगराइजेशन था, उसमें हमने बोला था कि देयर विल बी अ फोर्सेस बिटवीन द मासेस, जिसके वजह से सारे प्लैनेट एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. हर मासेस हम अर्थ से चिपक के हैं, तो वो सब क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. और हमने देखा था कि उसमें कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं होता, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, बहुत चीज़ देखी थी. अब उसके बाद हमने नेक्स्ट फोर्स कैटेगराइज किया था जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. क्या नाम था उसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. दैट इज द फोर्सेस बिटवीन द पोलैरिटी. आप इतना याद रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आया मतलब पोलैरिटी की बात कर रहा है. एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, है ना, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. अगर सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा. वैसे ही हमें उसको और भी टर्म्स अंडरस्टैंड करते हैं. हमने अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल ले लिया, देयर विल बी अट्रैक्शन. नॉर्थ पोल लिया तो देयर विल बी अ रिपल्शन. ऐसे ही हमारे जो भी फोर्सेस, अगर हम नेचर में, अगर हम रियलिटी में बात करते हैं, तो हमारे बहुत सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे ही डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं कि हम रोड पे चल रहे हैं, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन. क्योंकि मैंने बताया आपको, चिपक के फिर हम पीछे पुश करते हैं, इसके लिए मैं आगे मूव करेगा. अगर मैं इसको पीछे पुश नहीं करेगा तो मैं आगे मूव नहीं कर पाएगा. तो फ्रिक्शन में भी लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. लिक्विड के लेयर में भी लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. स्प्रिंग लिया तो स्प्रिंग में भी लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. स्ट्रिंग लिया तो स्ट्रिंग में भी लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अरे सब जगह मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही लगेगा. ठीक है. अगर हमने नॉर्मल रिएक्शन भी देखा तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू माई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. उसके बाद हमने पढ़ा था कि दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं जितने डिटेल में हमारी दो चीज़ें डिस्कस करते हैं. और मोस्टली हम बोलेंगे कि उनको हम अलग ही रखते हैं, हम डिस्कस ही नहीं करते. सो हमें इस चैप्टर में हमें 3 चीज़ों, मतलब मेनली 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट इज माई ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज माई टेंशन, थर्ड इज माई नॉर्मल फोर्स, एंड फोर्थ इज माई, अब स्प्रिंग फोर्स ले लो, टेंशन फोर्स ले लो. बट ट्रस्ट मी, आपका जो स्प्रिंग फोर्स वाला है, जो स्प्रिंग वाले न्यूमेरिकल है, बहुत सारे लोग सोचते हैं सर वो स्प्रिंग वाला अभी आपको सर इमेजिन नहीं हो रहा, बट एक स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस भी होते हैं तो लोगों को बहुत डिफिकल्ट जाता है. बट ट्रस्ट मी, हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था उसी के बेस पे हम स्प्रिंग के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? ग्रेविटेशन फोर्स, नॉर्मल, टेंशन. अगर आपको डायग्राम दिख रहे पीछे तो आपको याद आ रहा होगा, हमने टेंशन और नॉर्मल भी डिस्कस किया था. दैट इज कॉमन फोर्सेस. तो वो 3 चीज़ें, और एक स्प्रिंग फोर्स भी आता है बट वो हम कैटेगराइज कर लेंगे. ठीक है. सो अगर आपको याद है नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स के लिए इतना याद रखो सिर्फ दिमाग में कि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है. एक होता है दूसरा फोर्स जिसको हमने टेंशन फोर्स बोला था. टेंशन फोर्स मतलब अगर मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिया और 2 ऑब्जेक्ट को साइड से पुल किया तो जो अंदर जो उस वायर में होता है वो फोर्स होता है टेंशन फोर्स, जो उसे बाहर जाने नहीं देता. अगर ये इधर मूव करेगा तो दूसरा भी साथ साथ में मूव करेगा, है ना. वो ऐसे इलास्टिबल स्ट्रिंग नहीं था, हमने बहुत चीज़ डिस्कस की. वो स्ट्रिंग ऐसे इलास्टिक नहीं होनी चाहिए. वो अगर इधर से इतना, अगर मैंने 10 मीटर मूव किया तो ये भी 10 मीटर ही मूव करेगा क्योंकि स्ट्रिंग है. ओके. सो आपने अभी तक अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो एक बार बस मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर के लिए नंबर रखूँगा, तो उस नंबर पे आप मुझे आंसर भेजना, सो दैट कि मुझे समझ में आए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. क्या क्या याद रखना है? नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टेंशन फोर्स बिटवीन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज. याद आ रहा है? ठीक है. चलो ट्राई करो एक बार. ओके. सो मैं डिस्कस करता हूँ. आई थिंक किसी ने पॉज किया होगा. सो हम डायरेक्टली करते हैं. देखिए, तुम बोलोगे सर ये मास है, इस पे वेट भी तो लगेगा, mg भी लगेगा, बट हम वो कंसिडर नहीं कर रहे. आई टोल्ड यू दैट यू ओनली हैव टू फाइंड द टेंशन फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कि हर एक ऑब्जेक्ट पे कैसे कैसे लगता है. सो अब मैंने देखा कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पे कौन सा फोर्स लगेगा. मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए ब्लू मार्कर से लिखता हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट द विजिबिलिटी. तो देखो ये टेंशन है. अगर मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग रहेगा
तो स्ट्रिंग पे बहुत सारे रूल होते हैं, आप एक्स बना के भी आप टेंशन बना सकते हो, या फिर छाता खोल रूल। छाता खोल रूल थोड़ा वेयर्ड है बोलने के लिए, बट ठीक है। तो हम एक्स वाला बनाते थे, यहाँ पे एक्स बनाया मैंने, और क्या बोला था, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। तो पहले यहाँ पे टेंशन का नाम लिखा मैंने टी और टी। अब बहुत अच्छे के लिए, अगर जब तक आपको दिखा ना कि यहाँ पे 2-3 स्ट्रिंग आ रही है, तो आप हमेशा T1 से स्टार्ट करो, ठीक है। अरे सॉरी यहाँ से स्टार्ट किया तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट करो, बस टेंशन का नाम अलग होना चाहिए। रूल याद रखना, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। तो यहाँ पे देखो टेंशन अलग आ गया, यहाँ पे भी एक टेंशन आ गया, क्रॉस कर दिया मैंने। तो इसको बोला ये स्ट्रिंग चेंज ना, तो यहाँ पे T2, ये भी T2, यहाँ पे T3, तो यहाँ पे भी T3। अब कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बोलेंगे सर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स। अरे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे मुझे कोई नॉर्मल फोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे मैंने अटैच कर दिया ना इजी, तो हमें यहाँ पे कोई नॉर्मल फोर्स कंसिडर नहीं करना है, लेकिन स्ट्रिंग से अटैच किया। हाँ अगर यहाँ पे देखेंगे तो यार यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे कौन सा लगेगा बताओ मेरे को। यहाँ पे टेंशन फोर्स आएगा नहीं, ये क्या है, वेड्ज है। वेड्ज मतलब ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन है जो पीछे मूव कर सकता है। अब मैं आपको बोला था ऐसे से रॉड ऐसे कैसे भी नहीं जाएगा, ये सीधा सीधा नीचे आएगा, है ना, या फिर सीधा सीधा ऊपर जाएगा। अगर मैंने इसको मैंने वेज को आगे लिया तो ये रॉड ऊपर जाएगा, आपको फील हो रहा है, ऐसे ही आगे ले रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है ना। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन से फोर्स होंगे। तो पहला तो हमने बोला कि वेज ऑन द सरफेस है, और सरफेस क्या प्रोवाइड करता है, नॉर्मल फोर्स। तो मैं बोलूँ यहाँ पे फोर्स आएगा नॉर्मल। अगर मैंने बहुत सारे नॉर्मल फोर्स आने वाले, तो मैंने भैया नाम दे दिया इसको N1, सरफेस चेंज तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे भी सरफेस है, तो सरफेस पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल आएगा, एंड विच विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसा कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि ये सरफेस पे देख रहे हैं ना अपन। अब यहाँ पे सरफेस पे देखा तो सरफेस क्या प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और जो कि ये ऐसा होगा, ये हो जाएगा N3 इजी। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, स्ट्रिंग एक तो टेंशन एक, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज। तो हमने बोला यहाँ से ए से स्टार्ट किया, ए पे कितना टेंशन आएगा, हमने बोला छाता खोल रूल या क्रॉस वाला रूल। तो हमने बोला यार यहाँ पे हमने बोल दिया T1, तो यहाँ पे भी T1। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। अगर मैंने यहाँ से कंसिडर किया तो देखो टेंशन ऊपर है, बट अगर मैंने पुल्ली से देखा तो टेंशन नीचे है। यहाँ पे भी अगर मैंने रूफ से देखा तो टेंशन इधर है, बट मैंने मास को देखा तो टेंशन ऊपर है। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट के लिए कंसिडर किया तो इस ऑब्जेक्ट को अलग कर दो, देखो यहाँ पे T1 से खींच रहा है, यहाँ पे T2 से खींच रहा है, हेंस इट इज बैलेंस्ड इजी। तो देखो T1 है, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा T1, यहाँ पे भी आ जाएगा T1। यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज, तो यहाँ पे आ गया T2, तो यहाँ पे भी आ गया T2। सर वेट, अरे नहीं लगाएंगे ना, हमने बोला ना हम बाद में कंसिडर करेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन देख रहे हैं। इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं, ये वाला इजी है। अब यार सीधी बात है, ये आपको क्या लग रहा है, ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगी ना, या फिर चेन होगी, चेन मतलब वो स्ट्रिंग जैसी कंसिडर करते हैं हम। तो हमने इसको देखा, तो हमने बोला यार यहाँ पे भी टेंशन बनाएंगे ऐसा क्रॉस वाला, तो यहाँ पे T1, यहाँ पे T और यहाँ पे T। जरूरत नहीं है कि हम वहाँ पे T1 लिखे, बिकॉज एक ही स्ट्रिंग है, कुछ दिख नहीं रहा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नॉर्मल फोर्स कैसा आएगा। नॉर्मल फोर्स आएगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ ऐसा मैंने स्लो या पॉज लेके समझा तो ऐसा लग रहा होगा सस्पेंस हुआ, कुछ अलग हुआ, नहीं सही नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी नई चीज बताऊंगा। अब जब भी हम एक मास कंसिडर करते हैं ना, तो दूसरे मास को स्टेशनरी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन देखा, तो मैंने बोला कि ये स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी मतलब रुक गया, है ना। तो अगर मैंने ये मास कंसिडर किया, तो ये मास मेरे रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब वॉल है, जैसे ये वॉल है ना मेरी, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, फिक्स। जो मुझ पे फोर्स दे रहा है, मेरे को इधर जाने का, बट ये वॉल मुझे रोक के रखेगा विथ सम नॉर्मल फोर्स। इसको मैं एनिमल लेता हूं, बहुत सारे आने वाले हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इधर से रोक दिया, मैं नीचे जाने का ट्राई करूंगा, बट नीचे से मुझे क्या, सरफेस भी एक रिएक्शन फोर्स देगा। ये पॉइंट से स्टार्ट होता है, मैंने ऐसे बाहर से बनाया आपको दिखाने के लिए, सिर्फ ऐसे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा मुझे बताओ। अब मैं बोलूंगा यार यहाँ से भी फोर्स आया, यहाँ से भी एक फोर्स आया, मैं ऊपर जाने का ट्राई करूंगा, बट ये बॉल क्या करेगा, मुझे और धक्का देगा इधर साइड में। तो बताओ
यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसा आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे कैसे बनाऊं, मैं बोलूँ यहाँ पे फोर्स, मैं बोलूँ ये सरफेस है छोटा सा, तो अगर मैं देखा तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, और स्ट्रेट लाइन रहेगा तो टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट, और टेंजेंट बनेगा तो वो स्ट्रेट होगा और वो फोर्स देगा, हेंस परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, और ये हो जाएगा n3। समझ में आ रहा है? फॉर दिस बॉल, इसको मैंने नाम दिया A, इसको मैंने नाम दिया B। इजी है। सरफेस जो जो देखो, जो जो मुझे रोक के रख रहा है, मुझ पे जो फोर्स आ रहा है उसको मैंने बोल दिया नॉर्मल फोर्स, ठीक है, जो मुझ पे कंसिडर हो रहा है, मतलब इस ए बॉल पे। ऑब्वियसली अगर बी का कंसिडर करेंगे तो बी के लिए क्या हो जाएगा, अब सीधी बात है, इधर वॉल है तो वॉल पे एक फोर्स आएगा, इसको मैंने बोल दिया ये n3 बोल दिया ना, तो इसको मैंने n4 बोल दिया। और कौन सा फोर्स आएगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं नीचे आने का ट्राई करूंगा, बट नीचे से मुझे कौन रोक के रखेगा, आई कैन से दिस बॉल, और बॉल क्या करेगा, मुझे ऊपर रोक के रखेगा, विथ विच फोर्स, आई कैन से नॉर्मल फोर्स, और वो फोर्स किधर से निकलेगा, आई कैन से सेम ना, ये टेंजेंट से एक फोर्स क्रिएट होगा, इसको मैं n5 बोलूं क्या, नहीं, ये वही फोर्स होगा जो इधर लग रहा है, क्योंकि सेम सरफेस है ना, हेंस अगर n3 यहां पे लग रहा है तो यहां पे भी n3 ही लगेगा, तो आपने n5 लिखा तो चलेगा, बट वो है एक्चुअल में n3 ही। समझा? यहां पे जो फोर्स लग रहा है, जो नीचे पुश कर रहा है उस बॉल को, वही फोर्स तो ऊपर भी दे रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, अगर ये ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, अगर ये फ्लोर पे ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे देगा तो ऊपर भी तो एक फोर्स देगा, हैंस ड्यू टू विच इट इज बैलेंस्ड ना, तो यहाँ पे भी दोनों बॉल बैलेंस्ड है ना, तो यहाँ पे जितना फोर्स नीचे रहेगा उतना फोर्स ऊपर भी रहेगा। कुछ कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? 11th आ गया यार, मजा आना चाहिए, है कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग है? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड प्लीज 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 ड्रॉ इट इन योर नोटबुक, मेक अ नोटबुक एंड राइट इट देयर। मैं बहुत चीजें बोलता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आप आपके हिसाब से लिखते रहना उसे। डाउट हो यार पूछो, हम लाइव लेक्चर्स भी लेंगे, बट जब तक डाउट है पूछते रहो, मजा आएगा। अगर तुम पूछोगे नहीं तो फिर मेरे को लगेगा कि मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, तुम डाउट नहीं आ रहा मतलब तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, 5 4 3 2 एंड 1। ओके, सो मुझे लग रहा है आपने पॉज करके उसको ड्रॉ किया रहेगा बुक में। अंडरस्टैंडिंग है, ईजी है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा वो थे कॉमन फोर्सेस, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, या फिर नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, या फिर रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, तुम कुछ भी बोलो चलेगा, डिनोटेड बाय सिंबल एन, ठीक है। टेंशन फोर्स इज डिनोटेड बाय टी। नया फोर्स आता है जिसको हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, और दैट इज एफ एस पी। तो ये स्प्रिंग हो गया, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने एफ एस पी लिख दिया तो मुझे याद रहेगा स्प्रिंग फोर्स मतलब एफ एस पी होता है। अब यार स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, हमने लास्ट टाइम क्योंकि डिस्कस नहीं किया, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स अगर आपको टेंशन फोर्स समझा तो स्प्रिंग फोर्स समझ में आ जाएगा। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि मतलब हमें एप्लीकेशन देखा ना कि अप्लाई कैसे करते हैं, तो ये दोनों का सिमिलर एप्लीकेशन है। लोगों को बहुत डर लगता है, ट्रस्ट मी, लोगों को बहुत डर लगता है कि सर स्प्रिंग फोर्स के क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बट ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी इजी। हम स्प्रिंग फोर्स के सारे क्वेश्चन टेंशन फोर्स से करेंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, इसके लिए मैंने थोड़ा बताया, तो कोई इशू नहीं है, देख लेते थे। स्प्रिंग फोर्स में जैसे हमारे पास एक वॉल होती है, इसका मतलब होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नहीं सॉलिड सरफेस वॉल, ठीक है भाई, 11th में आ गया हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक फ्लोर ले लिया, या फ्लोर पे मैंने यहाँ एक ऐसा स्प्रिंग अटैच कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक ले लिया ऑफ मास m। ओके, सो मैंने क्या किया, मैं इस मास को पकड़ के बाहर एक बार खींच के देखूंगा क्या होता है, और एक बार अंदर पुश करके देखूंगा। तो जब मैंने बाहर पुल किया इसे, तो मैं ब्लैक से बनाता हूँ, तो जब मैंने इसे बाहर पुल किया, मतलब मैं ऐसे जैसे बाहर पुल कर रहा हूँ, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग ऐसे 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 बड़ा होने लगेगा, हेंस ये स्प्रिंग ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। है ना? देखो मैं हर पॉइंट पे ऐसे एक पॉइंट बना रहा हूं कि वो मेरा सेंटर ऑफ मास है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, तो ये m आ गया इधर तक,
अब मुझे बताओ, जैसे ही मैं इसे पुल करा था तो एक फोर्स था जो बोलेगा नहीं मुझे बाहर जाने मत दो, हेंस मैंने बॉडी को डिस्प्लेस तो इधर किया, डिस्प्लेस इज डिनोटेड बाय एस या फिर एक्स, एक्स ले लो यार, एक्स समझ में आता तो एक्स है डिनोटेड बाय एक्स, मतलब मैंने इसको बाहर पुश किया तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, बट वो फोर्स क्या बोलेगा, मैं बाहर जाने नहीं देगा, मतलब वो फोर्स एक अंदर की तरफ पुल कर रहा है, हेंस दैट फोर्स इज नोन एज माय एफएसपी, दैट इज माय स्प्रिंग फोर्स। हेंस वो एफएसपी कैसे डिनोट करते हैं हम, एफएसपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, वेयर एक्स इज माय डिस्प्लेसमेंट, वेयर x is my displacement and k is known as my spring constant। इसको हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, बट अभी के लिए ऐसे याद रखो। तो नेगेटिव साइन, सर नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको बाहर साइड है, बट फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हेंस my negative sign only shows me, लिखता हूं मैं अच्छे से, नेगेटिव साइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन किससे, टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैंने पूरा भैया एकदम डिटेल में लिख दिया है, आप ऐसे लिखना पूरा फोर्सेस और फिर इसको अच्छे से, वेयर के इज माय स्प्रिंग कांस्टेंट, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, वेयर नेगेटिव साइन शोज मी या गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। समझा क्या, ये समझा क्या। अब वैसे ही अगर मैंने इसको अंदर की तरफ पुश किया, मतलब ये मास को मैंने अंदर, इसको छोड़ दो, अब मैंने इस मास को ऐसा अंदर पुश किया, तो अंदर पुश करूंगा तो ये बोलूं ये स्प्रिंग थोड़ा ऐसा टाइट हो जाएगा, है ना। जैसे ही मैंने ये अंदर पुश किया, मतलब मैंने इसको फोर्स किधर दिया, अंदर मैंने दिया ना, तो बॉडी डिस्प्लेस किधर किया, एक्स से डिस्प्लेसमेंट अंदर हुआ, बट स्प्रिंग क्या करेगा, मुझे बाहर की तरफ फोर्स देगा, क्योंकि जैसे मैं प्रेस करूंगा बोलेगा नहीं मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे बाहर धक्का दूंगा मैं, और जैसे मैं बाहर धक्का दूंगा, हेंस दैट फोर्स इज नोन एज कंप्रेसिव फोर्स। और हम इसको बोल देंगे, ये फोर्स किधर क्रिएट होगा, हम बोलेंगे फोर्स किधर क्रिएट हुआ, मैं बोलूँ अंदर से उसे बाहर पुश किया, किसने पुश किया, स्प्रिंग ने, हेंस यहाँ पे आ जाएगा एफ एस पी। यहाँ पे भी सेम है, आई कैन से सेम ना, F is equal to FSP is equal to minus kx when negative sign shows the direction of force is in opposite direction to the displacement। Getting it? Easy है, easy है। अब जैसे मैंने आपको बोला है यार, मैंने जो बोला आपको कि यार ये दोनों सेम होगा, कैसे होगा ये समझा आपको। चलिए ठीक है, मैं आपको एक इलास्ट्रेशन देता हूँ, जस्ट ट्राई टू, बिना कुछ गिरे लेक्चर खत्म ही ना हो कभी। सो यहाँ पे मैंने एक आपको रूफ दे दिया, और रूफ पे मैंने एक ऐसे पुल्ली लगा दी, और पुल्ली पे मैंने एक ऐसा स्प्रिंग लगा दिया, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया। अब तुम क्या बोलोगे, ये कंप्रेस होगा, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होगा, वो लोग बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, तो कैसे करेंगे। तो पहले चीज समझो ये क्या होगा, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ना, ऐसे जैसे मैं लगा दिया ना, तो एक पहली बार में ऐसे से ऊपर नीचे होगा, बट एक पॉइंट आएगा जहां पे वो बैलेंस हो जाएगा, और एक अपने कांस्टेंट फोर्स पे आ जाएगा स्प्रिंग, एक कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पे आ जाएगा, और अगर मैंने पुल्ली को थोड़ा रिवॉल्व भी किया तो ये पूरा का पूरा वो अटैच स्प्रिंग ही ऊपर जाएगा, है ना। वो जो इलोंगेट हुआ है स्प्रिंग में, ये देखो इलोंगेशन हुआ है ना, ये इलोंगेशन जो हुआ है स्प्रिंग में वही ऊपर जाएगा। हेंस हम इस स्प्रिंग को रिप्लेस करते हैं टेंशन से। क्या बोला, यहाँ पे जो एफएसपी है दैट इज रिप्लेस्ड बाय टेंशन। अब हम टेंशन सॉल्व करेंगे, और टेंशन सॉल्व करना इजी है, ट्रस्ट में टेंशन सॉल्व करना इजी है। जैसे मुझे टेंशन मिल जाएगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर माइनस के एक्स, और टेंशन आ जाएगा, और यार डायरेक्टली जैसे के निकालना तो के निकल जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट निकालना तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, किसका, स्प्रिंग का, है ना। इसके लिए हम इसको मतलब मैं इसको अलग से नहीं करता, मैं इसको साथ में रहता है, बट यार ये हमारे रूल में था तो यार ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आपको चाहिए तो आप साथ में एक रफ बुक में लिखना, मैंने आपको पहले भी बोला है रफ बुक में लिखना स्टार्ट करो, तो सो दैट कि आपको जैसे आप फेयर बुक में लिखो जब लिखने जाओगे तो आपके पास बहुत कुछ रहेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़बड़ करता रहता बीच में, ठीक है। ओके 5 4 3 2 and 1. Okay, so the next point I just want to tell you कि यार फोर्सेस तो है, तो कुछ फोर्सेस शायद कांटेक्ट से होते हैं और कुछ फोर्सेस नॉन कांटेक्ट होते हैं। तो हम बस एक कैटेगराइजेशन देख लेते हैं कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे कैसे होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, भाई इसको क्या हो गया, और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना। कांटेक्ट फोर्स जिसमें कांटेक्ट की वजह से फोर्स क्रिएट होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसके बिना कांटेक्ट के भी फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़े बड़े एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम। फर्स्ट है मेरा क्या हो गया भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। दो बॉडी बहुत दूर दूर होते हैं उसमें भी फोर्स क्रिएट होता है। ऐसे ही दूसरा फोर्स कौन सा होगा फेवरेट, इलेक्ट्रो, क्या लिख रहा हूं मैं, कौन सा होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड फोर्स बेसिकली एग्जांपल, एकदम छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। वैसे कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन आएंगे फिर, नीचे जा रहा है रुक के कौन रखता है, नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स बोलो, मैं नॉर्मल फोर्स बोलता हूं चलेगा। और हमने बोला कि यार एक स्ट्रिंग बांधी है, तब तक अगर मैंने ऊपर से स्ट्रिंग बांधी है कब तक ये लटकता रहेगा, जब तक इनके बीच में कांटेक्ट है, और मैंने भैया आके कांटेक्ट ब्रेक कर दिया तो फ्री। हेंस यहाँ पे कब तक कांटेक्ट रहेगा, जब तक टेंशन रहेगा। हेंस आई कैन से टेंशन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। और अभी देखा हमने स्प्रिंग फोर्स, जब तक स्प्रिंग कांटेक्ट में है तब तक फोर्स है। एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला अगर ये ब्लॉक ऐसे सरफेस पर रखा है, अगर मैं इसको आगे पुल करूंगा, ऑब्जेक्ट को आगे मूव करने का ट्राई करूंगा, एक छोटा सा फोर्स उसे पुल करेगा पीछे के साइड और वो उस ऑब्जेक्ट को रोक देगा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज यस फ्रिक्शन फोर्स। है ना। तो मैंने एग्जांपल दे दिया, हमने डिस्कस भी कर लिया है। तो यार ऐसी छोटी छोटी चीजें आप करते रहना। कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट का फोर्स आपको डिस्टिंग्विश में मिल जाएगा, गूगल पे करो गूगल पे मिल जाएगा, ऐसे कहीं पे भी मिल सकता है, आप पढ़ सकते हो वहाँ से, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर फ्री बॉडी डायग्राम। मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे एकदम सुंदर सा, फ्री बॉडी डायग्राम। जिसको हम बहुत प्यार से, थोड़े प्यार से नहीं बहुत प्यार से FBD बोलते हैं। तो अगर फ्यूचर में मैं कोई और टीचर आपको बोला चलो FBD बनाओ, तो FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। अरे इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे बोलूं फ्री करो किसको, बॉडी को, कहां से, डायग्राम से। एक बार वापस, फ्री करो किसको, बॉडी को, कहां से, डायग्राम से। इसके लिए बॉडी को फ्री किया किधर से, डायग्राम से। मतलब बहुत सारे फोर्सेस होंगे, हमें से अलग करना है, ठीक है। सो उसके लिए क्या क्या कंपलसरी है वो हम देख लेते हैं। सो वी हैव पॉइंट्स टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम। फर्स्ट है मेरा अजम्पशन। अजम्पशन हम बचपन से कर रहे हैं। अगर आपको ग्रेविटेशन भी याद होगा तो वहां पे भी हमने अज्यूम किया था
दैट हम बोलते हैं बड़े बड़े मासेस नहीं चलेंगे, हमें अज्यूम करना पड़ेगा दैट द बॉडी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हेंस अजम्पशन क्या रहेगा, बॉडी इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कराओ। इसके लिए मैंने अगर आपको ब्लॉक बना के दिया था तो मैंने आपको बार बार बोला कि यहाँ पे देखो सेंटर में पॉइंट है, जो मेरा क्या है सेंटर ऑफ मास, इसको मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला। गेटिंग इट, गेटिंग इट। ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि एक बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब हमको दिखाने हैं। मतलब आई कैन से वी विल शो all the forces acting on, please mark my word, on the body। मतलब अगर मैंने बॉडी लिया और अगर ये ऐसे इसको मैंने स्ट्रिंग से पुली से टाई किया तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, मैं बोलूंगा इसको पहले फ्री कर दो डायग्राम से, इसको हटा दो डायग्राम से, और यहाँ पे मैंने बोलूँगा यहाँ पे वेट लगेगा mg, टेंशन लगेगा ऊपर t, है ना, तो t ऊपर लगा ना, तो इस पे कितना फोर्स लगा, तो मैं बोलूँगा ये देखो इसको हटा दिया, डायग्राम को अलग कर दिया मैंने, किधर से, बड़े डायग्राम से, पूरे सिस्टम से अलग कर दिया, इसके ऊपर फोर्स लगा। इसका मतलब हमें हर एक ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे वो दिखाने हैं। ऑब्जेक्ट किस पे कौन सा फोर्स देना वो नहीं, ऑब्जेक्ट पे कौन से फोर्स लग रहे हैं। जैसे हमने बॉल वाला एग्जांपल देखा था, बॉल वाले एक बॉल पे कंसिडर किया तो एक बॉल पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, वो कौन सा फोर्स क्रिएट कर रहा है वो नहीं, ठीक है, वो किसी और पे कौन सा फोर्स क्रिएट कर रहा है वो नहीं, उस पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। हेंस थर्ड इज कंसिडर्ड टू बी एज द फोर्सेस। कहां से देखने का, उसको नाम दिया है हमने रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम मतलब एक ऑब्जर्वर है दैट शुड बी एट रेस्ट या फिर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है दैट शुड बी एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब जैसे अगर हमने कंसिडर कर लिया कि यार मेरा फ्रेंड ट्रेन में मूव कर रहा है विथ सम एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बट मैं क्या हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ, तो मैं मुझसे वो बॉडी कैसे मूव कर रहा है। और आई कैन से जैसे अगर मैंने एक ऐसे मास ले लिया, एक पुल्ली ले लिया, और यहाँ पे एक मास है, एक यहाँ पे मास है, और ये पुल्ली है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ क्या, नहीं, मैं ऑब्जर्व करूँगा ये नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, हेंस आई विल बी कंसिडर्ड एज द रेफरेंस फ्रेम। इजी। सो हम इस चीज को पूरे चीज को फ्रेम करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनर्शियल मतलब बॉडी शुड बी एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। मतलब रेस्ट मतलब अगर मैंने बोला रेस्ट है मतलब इसका वेलोसिटी जीरो है या फिर वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, बट और क्या जीरो होना चाहिए, या फिर हमने बोला एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आ गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा नॉन इनर्शियल। मैं इसको हटा दूं। हेंस अगर मैंने बोला ऐसा ही इनर्शियल है तो नॉन इनर्शियल भी होता होगा कुछ, तो नॉन इनर्शियल में आप इतना याद रखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब बॉडी इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन, हेंस उसी को बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट किसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो ऑब्जर्वर का, कि ऑब्जर्वर कहां पे है। अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है मतलब दैट इज कंसिडर्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस पे बहुत अच्छा डिस्टिंग्विश है, मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेना एक बार।
तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फर्स्ट एग्जांपल इज कंसिडर्ड एज, अगर मैंने एक बॉडी लिया और बॉडी मूव कर रहा है, मतलब अगर एक बॉडी को मूव कर रहा है या फिर मैंने कोई सरफेस पे ले लिया, कंसिडर कर लिया. अब बताओ इसका एफवीडी बनाओ. तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो मैंने इसका पॉइंट ले लिया, दैट ये ना पॉइंट. अब इस पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, मैं बोलूंगा सबसे पहले ग्रेविटी नीचे, तो mg होता है, दैट इज फोर्स, है ना. फोर्स इक्वल टू mg, ये mg आ गया. और कौन सा फोर्स एक्ट होगा ऊपर साइड में, कौन सा, नॉर्मल फोर्स. तो यहाँ पे हम नॉर्मल फोर्स बनाते हैं, दैट इज वो यहाँ से स्टार्ट करने का. तो ये ऊपर हो गया n. हेंस आई कैन से, मैं बोलूँ बॉडी मूव कर रहा है किधर, नहीं ना, हेंस n इज बैलेंस्ड बाय mg. गेटिंग. ऐसे हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं. सेकंड एग्जांपल में अगर मैंने ऐसी, सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे लिखूं, मैंने ऐसी एक पुल्ली ले लिया. अब मुझे बताओ इन दोनों पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं. ये मैंने बोला A है, ये मैंने बोला B है. तो मैंने लिखा फॉर A, मैंने बॉडी कंसिडर किया A. तो A पे एफवीडी कैसे बनेगा, हम बोलेंगे इस पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, एक ग्रेविटी एक्ट कर रहा है नीचे डायरेक्शन में, इसका मास m1, इसका मास m2. तो हमने बोला नीचे एक्ट करेगा, हेंस कौन सा फोर्स होगा, ये m1g A पे. और ऊपर कौन रहेगा, हम बोलेंगे स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, टी सब टी. ऊपर कौन है, T. हेंस आई कैन से ये दोनों बैलेंस हो रहा है, हेंस T इज इक्वल टू m1g. हमने कंसिडर किया ये मोशन नहीं कर रहा है, ये रुके हुए दोनों, ठीक है. वैसे अगर लिखा फॉर B क्या हो जाएगा, आई कैन से B के लिए क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, इस पे क्या एक्ट हो रहा है, mg नीचे, तो m2g, और ऊपर कौन है, T. हेंस T इज m2g. समझा. तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और हम ऐसा बोल सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2, अगर दोनों बैलेंस्ड है तो, है ना. तो ऐसे हम ऐसे इक्वेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स, हम बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं, ठीक है. सो इसके बाद ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, आप बहुत सारे एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो. अगर मैंने ऐसे ऐसे कंसिडर कर लिया, चलो ये हिज है, ये वेज है, और वेज पे एक बॉक्स है ऐसा वाला, इस पे मैंने बोला अभी बताओ इसका एफवीडी बनाओ. तो हम बोलेंगे इसका एफवीडी कैसे बनेगा, हम बोलेंगे सरफेस देगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, इसका खुद का कुछ वजन होगा तो ये mg जाएगा, एंड mg इज डायरेक्टली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऐसा नहीं बोलते, वेट इज डायरेक्टली टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. ये mg हो गया अगर बॉडी का मास m है तो, है ना. और अगर हमने ऐसे कभी फ्रिक्शन भी कंसिडर कर लिया तो फ्रिक्शन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऐसा क्रिएट हो जाएगा कुछ तो, है ना. फ्रिक्शन अगर बॉडी इधर मूव कर रहा है, टेंडिंग टू मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट में क्रिएट होगा यहाँ पे, और जो उसको नीचे मूव करने नहीं देगा, हेंस एफआर आ गया. हेंस ये इक्वेट कर सकते हैं हम. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को डिटेल में देखेंगे, एंड विल स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, फाइंड सम डिफरेंट क्वेश्चंस, एंड आप सब चीज़ पे ये हमारा एफवीडी बनाते रहो. एफवीडी बनाओगे समझ में आएगा, मैं और बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको, आप सॉल्व करते ना. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट.